हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कल के लेक्चर की, तो कल हम लोगों ने प्रूफ किया था क्या धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो हमने आपसे यह भी कहा था कि धारा तथा अनुगमन वेग पर सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बच्चों आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज आपका क्लियर हो सके। और जो भी समस्या, जो भी डाउट रहे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार बेटा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओम के नियम की अगर हम बात करें तो ओम का जो नियम है ये इस चैप्टर का एक तरीके से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यहां से क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में बनता है, और वो भी क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। ठीक है, ओम का नियम पूछने का भी कई तरीका है। ठीक, और ओम के जो नियम की बात है तो ओम का नियम दो तरीकों से प्रूफ होता है और दोनों अलग अलग नंबर में पूछे जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तब आप कौन सा ओम का नियम प्रूफ करोगे, अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तब कौन सा प्रूफ करोगे, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हालांकि दोनों आज की इस वीडियो में प्रूफ कराएंगे। चलिए उससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पे जरा एक नजर डालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तांबे का तार है जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कितना है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कोई तांबे का तार है जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, और उसके अनुप्रस्थ काट के जो प्रच्छेद का क्षेत्रफल है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो कह रहा है कि उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, और एक चीज दिया है कि यदि तार के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, कितने में? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 8.0 गुणे 10 की घात 22। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये देखो बेटा क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो देखो धारा आई का मान दिया 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बेटा आप ये बताओ कि यहां पे ये एम्पियर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एम्पियर इसका एसआई मात्रक, सेंटीमीटर स्क्वायर एसआई नहीं है, सीजीएस है, तो इसे क्या करोगे? एसआई मात्रक में कन्वर्ट करोगे। तो अब सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर और गुणे सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले इसे मीटर में और फिर इसे मीटर में, इसको मीटर में बदलोगे 10⁻⁻2 और फिर इसको मीटर में बदलोगे 10⁻⁻2, तो टोटल कितना हो गया? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर था ये किस में कन्वर्ट हो गया? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10⁻0.01 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दशमलव को 2 अंक आगे से पीछे कर दो, 1 2, तो 2 अंक जब आप आगे से पीछे करोगे तो पावर 2 कम हो जाती है, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, तो ये हो गया 1.0 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। और एक चीज दिया है, क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर आयतन में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8.0 गुणे 10 की घात 22 गुणे 10 की घात 22 इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए एकांक मीटर, यानी एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसे आप मीटर क्यूब बनाओगे तो मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा? सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 3 बार है, 3 बार है ना, तो 10⁻2 10⁻2 गुणे 10⁻⁻2 3 बार करना होगा। टोटल कितना आ जाएगा? देखो, अगर ये सेंटीमीटर आपका क्यूब होता तो क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
8.0 गुणे 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब यानी एकांक आयतन में जो n का मान हो जाएगा n बराबर यानी 1 मीटर क्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻⁻6 से इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो इधर जब भाग होगा यानी ये 10⁻⁻6 नीचे जाएगा, तो जब नीचे रहेगा तो नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात 22 और ये बटे हो जाएगा 10⁻⁻6। अब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+6, क्या हो जाएगा 10⁻+6। ठीक, चलो कितना हो जाएगा स्मॉल n बराबर 8.0 गुणे 10⁻22 पहले से है और नीचे से 6 और चला गया, 22 से 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अनुगमन वेग, धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, I बराबर NEA/VD। हमें चाहिए क्या, किसका मान चाहिए बेटा, VD का मान। किसका चाहिए, तो VD का। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा I/NEA। अब सबका मान रख दो, I का मान है 1 एम्पियर, N का मान देखो ये दिया है 8.0 गुणे 10 की घात 22, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बटे A का मान देखो दिया है 1 गुणे 10 की घात -6, 1 गुणे 10 की घात -6। अब कर लो बेटा सबको सॉल्व, सबको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर वालों को देखो, पावर क्या है -19 -6 कितना हो जाएगा -25 और -25 और सॉरी ये प्लस का 28 है। ठीक है, -25 और प्लस का 28 कितना बचेगा 10 की पावर 28 का 0 है। ठीक है, क्लियर है, -19 और -6 -25 और प्लस 28 कितना बचेगा प्लस का 3, तो नीचे पावर कितना हो गया 1/8.0 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 1.6 गुणे 1.6 और 1 का मतलब गुणे 1 करोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 8 का इसमें करो गुणा 1 बटे 8 छक 48 के 8, 8 1 के 8, 8 4 12 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, अब इस 10 की घात 3 को लेके चले जाओ ऊपर, तो ये -3 हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 और बटे 12.8। अब 1 में 12.8 से कर दो भाग, 1 में 12.8 से कर दो भाग, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 से कर दो, 1 में 12.8 से कर दो भाग। देखो कैसे भाग करोगे, 1 में करना भाग, दशमलव एक अंक पे है तो एक एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव खत्म, ऊपर हो जाएगा 10 और ये हो गया 128, जाएगा नहीं दशमलव बढ़ा लो 100 हो गया, अब भी नहीं जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 0 बार, ये हो गया 1000। अब चला जाएगा 12 8 96, 7 बार जाएगा लगभग, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाने के बाद नेक्स्ट टाइम लगभग मान के चलो 8 बार जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1284। ठीक है, और फिर घटाने के बाद लगभग ये क्या होगा 1000 से ज्यादा आएगा। ठीक है, जब आप चलो कर दे, नहीं तो बोलोगे सर जी आप इतना ज्यादा कैसे जान जाते हैं। 7 8 56 के 6, ठीक, हासिल 5 और 7 दूनी 14, 14 और 9 19 और 7 1 के 7, 1 8। ठीक, कितना आया 4 0 और 3। ठीक है, नहीं 1 आएगा। ठीक, 1 घटाने पे ये चीज आया 104। अब दशमलव लगा है 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा। 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 के 2, 8 1 के 8, 8 2 10। ठीक है, गया ना, कितना गया, कितना आया 0.078, 0.078। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं कितना है 0.078 गुणे 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड। अब दशमलव को हटा लो,
1 2 दो अंक और खिसका दो, कितना हो जाएगा 7.8। 1 2 दो अंक खिसकाए, आगे से जब पीछे खिसकता है तो पावर कम हो जाती है, तो -3 है, -3 में 2 और कम कर दो तो -3 -2, ठीक है, कम का मतलब होता है माइनस, तो -3 पहले से है उसमें से 2 और माइनस करो, ठीक है, तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5। देखो ऐसे होता है, -3 है पहले से, 2 और कम हो रहा है, 1 2 दो अंक पावर हम आगे से पीछे कर रहे हैं, तो आगे से पीछे करेंगे पावर, तो जितना अंक खिसकाते हैं उतनी पावर कम होती है, तो 2 अंक खिसका रहे हैं, पावर 2 कम हो जाती है, कम का मतलब होता है माइनस। अब सॉल्व करोगे कितना आएगा -5। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अगर हम बोल दिए बेटा आगे से पीछे अगर दशमलव को ले जाओगे पावर कम हो जाएगी, तो -3 है, 2 अंक खिसकाए, सीधे कर देंगे 2 अंक कम, -1 -1 बड़ा है -2, -1 बड़ा है ना, तो जब किसी चीज में से कोई चीज कम करोगे तो वो छोटा ही ना आएगा, बड़ा थोड़ी होगा, तो छोटा होगा, तो यानी ये -5, ठीक है। अब बात समझ में आई कैसे घटाना जोड़ना है पावर वाला। तो कभी भी माइनस वाले जो पावर होते हैं इसमें आप लोग जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलना, ठीक है, हमेशा लिख के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 7.8 गुणे 10 की घात -5 मीटर पर सेकेंड, 7.8 गुणे 10 की घात -5 मीटर पर सेकेंड, ये आया बेटा आपका आंसर, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार फिर से, चलो रिपीट कर देता हूं। कोई तांबे का तार था, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी बेटा 1 एम्पियर, कितनी धारा हो रही थी 1 एम्पियर, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, इतनी थी, तो हमने 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर में यानी एकांक आयतन में निकाल लिया, तो 1 सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर में निकाल लिया, तो 1 मीटर क्यूब में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है यही एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि स्मॉल n हो जाएगा। ये हो गया। अब जब स्मॉल n निकल गया तो ये फार्मूला होता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का, तो जैसे ही फार्मूला लगाए पक्षांतर कर लिए, हमें चाहिए VD का मान, तो VD को रखो इस साइड, बाकी सबसे ये इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, बस सबका मान रख दिया गया, मान रख के पूरा सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया, सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखिए आपके लिए बेहद जरूरी और काफी आपके काम की बात है, आपके फायदे की बात है। देखिए जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर 2023 की बोर्ड परीक्षा में 2023 की बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप भी जो है मैक्सिमम अंक स्कोर करें और बोर्ड परीक्षा 2024 में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ले आए, ठीक है, जिससे जो है आप अपने साथ साथ हम लोगों का भी नाम और साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम जो है कर सकें। तो इन सभी चीजों के लिए यानी कि जो टॉप 100 बैच की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ बेटा 1499 रुपए, कितनी, मात्र 1400 रुपए है, मात्र 1499 रुपए में आप जो है शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच परचेज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बैच के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास के साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास, ठीक है, जैसा कि आप देखे भी, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट, नोट्स, साथ ही साथ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यानी कि पिछले लास्ट ईयर के कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको पूरे लाइव सॉल्व कराए जाएंगे। हर संडे आपका टेस्ट होता है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, या अगर कहीं आपको डायरेक्ट कोई समस्या आ रही पेमेंट करने में तो नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है, उस पर आप कॉल मैसेज या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओम के नियम को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है गतिशीलता, मूवेबिलिटी, वो क्या होता है जरा उस पर थोड़ा सा फोकस डालिए, प्रकाश डालते हैं। गतिशीलता, गतिशीलता इंग्लिश में इसे बोलते हैं मूवेबिलिटी, क्या बोलते हैं, मूवेबिलिटी, ठीक है। गतिशीलता होता क्या है, गतिशीलता होता क्या है,
अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ठीक, तो गतिशीलता इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे जो है म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जो म्यू है, म्यू बराबर हो जाएगा अनुगमन वेग यानी कि वीडी और बटे वैद्युत क्षेत्र, वीडी और बटे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो है आपका फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हम बात करें वीडी की, ठीक है, वीडी की, तो वीडी का मान कितना होगा? वीडी का मान कितना होगा? ठीक है, अनुगमन वेग का मान कितना होता है? तो अनुगमन वेग जो वीडी होता है, ठीक है, इसका जो मान होता है ये होता है वीडी इजकल टू, अभी आगे प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट यूज करा दे रहा हूं, आगे प्रूफ कराऊंगा। ओम के नियम में ये चीज जो है, जो वीडी का मान यहां हम लिख रहे हैं, ये चीज आगे आपको प्रूफ करने को मिलेगा। ठीक है, कैपिटल ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र गुणे स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणे टाउ यानी कि सनांतिकाल। ठीक है, तो ये होता है मान किसका? वीडी का। ये वीडी का यही मान उठा के यहां रख दो, तो म्यू बराबर क्या मिलेगा हमें? ई इंटू स्मॉल ई और साथ साथ टाउ और नीचे है एम और इंटू ए। ई से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर हमें क्या मिल गया? ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। यही क्या है? गतिशीलता का जो है फार्मूला है। एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला है। ठीक है, तो दो ये फार्मूले हैं गतिशीलता के। किसके? गतिशीलता का। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है बेटा? ये क्या है? वीडी। ये क्या है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है? वेग। वेग ही तो है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। तो कूलम चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मीटर कूलम बटे न्यूटन सेकंड, मीटर कूलम बटे न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होगा। देखो कैसे मात्रक निकाला जाएगा। मात्रक देखो, वीडी, वीडी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेग है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक, नीचे वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। ये बात ठीक? बात ठीक। अब ये जो सेकंड है नीचे आ जाएगा और ये कूलम चला जाएगा ऊपर। कैसे? जैसे मान लो अगर होता है ए बटे बी और टोटल का बटा होता है सी बटे डी, सी बटे डी, तो ये जो डी है, ये डी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, यानी कि ये हो जाता है ए डी और नीचे हो जाता है बी सी। यानी ये जो नीचे है, ये मेन जो डिवाइड वाली लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो देखा जो छोटा सा डिवाइड लाइन है, ये चीज नीचे आ जाता है। ठीक है, इतनी बेसिक मैथ इतनी तो समझ में आ रही ना। तो अभी इसी फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कूलम चला जाएगा ऊपर, तो इसका मात्रक क्या बन गया? मीटर कूलम, मीटर कूलम और बटे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये जो मात्रक होगा, ये किसका मात्रक है बेटा? ये मात्रक है आपके मूवेबिलिटी का। किसका मात्रक है? मूवेबिलिटी का। ठीक है, आई बात समझ में? और एक और मात्रक यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मात्रक आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, ये जो न्यूटन सेकंड दिया हुआ है, न्यूटन सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, इसी में किसी को कन्वर्ट करो। क्या करो? इसी में किसी को कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट कर दो? विभव में। तो V बराबर क्या होता है? E इंटू डी, E इंटू डी, E इंटू डी। यानी अगर हम 1 मीटर से ऊपर 1 मीटर से नीचे गुणा कर दें,
1 मीटर से ऊपर 1 मीटर से नीचे गुणा कर दें, ठीक है, और इस कूलाम को यहां बटे में कर दें, इस कूलाम को यहां बटे में कर दें। जैसे देखो ये मात्रक है ना, मीटर बटे सेकेंड, ठीक, और नीचे क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मात्रक। अब हम ई की जगह हम क्या रख रहे हैं, ई बराबर क्या होता है, v इंटू डी। ई बराबर क्या होता है, v इंटू डी। ई बराबर सॉरी ई बराबर होता है v अपान डी। ये हो जाएगा v अपान डी और इंटू इसके साथ साथ बस कुछ नहीं, नीचे ई ही तो है। अब डी चला जाएगा ऊपर, डी का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे बी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और इसके साथ साथ आ जाएगा सेकंड, वोल्ट सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड, ठीक है। तो क्या एक और मात्रक बना, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकंड, ठीक है। तो ये दो मात्रक हैं इसके, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले मीटर पर सेकंड, इसकी बीमा एल अपान टी, इसकी बीमा एल, इसकी अपान टी, और न्यूटन है, न्यूटन की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर -2, साथ साथ कूलाम है, कूलाम की बीमा हो जाएगी 80। तो बस सभी का क्या हो जाएगा, मान रख दो, चलो देखो रख दे रहे हैं, ठीक है, अभी आंसर आ जाएगा। मीटर इसकी बीमा एल, कूलाम इसकी बीमा 80, न्यूटन की बीमा एम एल टी की पावर -2, इसके साथ साथ क्या है सेकंड, सेकंड की बीमा होती है टी, ठीक है। बस सभी को अरेंज कर लो, तो देखो एक टी से ये है, ठीक है, हालांकि इसे काटा नहीं जाता है, ठीक है। चलो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका बचा क्या, एम, एल से एल खत्म हो गया, एल है ही नहीं, यानी एल की पावर 0, एल की पावर 0, बचा टी, टी की पावर देखो एक टी से ये टी कैंसिल हो गया, टी की पावर -2 नीचे बच रहा है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो टी की पावर +2, और साथ साथ आपका ए बच रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगी, गतिशीलता की बीमा ml0 टी की पावर 2 इंटू ए, ठीक है। एम नीचे है ना, ऊपर जाएगा m की पावर -1 हो जाएगी, m की पावर -1, तो m की पावर -1 L0 टी की पावर 2 और a की पावर 1, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, ठीक, सिंपल। आगे बात समझ में, चलिए अब हेडिंग लगाओ ओम का नियम, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक चीज और, गतिशीलता पर अगर देखा जाए ताप का प्रभाव, तो जो गतिशीलता है यहां पे देखो म्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इधर देखो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाउ का क्रांतिकाल के। अगर हम किसी भी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, ठीक, तो उनका जो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी तो उसका जो क्रांतिकाल है टाउ, ये कम हो जाएगा, क्रांतिकाल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब क्रांतिकाल कम हो जाएगा तो मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता अपने आप कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो तावे पे आप लोग तीसी रखे हैं, तावा थोड़ा सा कम गर्म, मतलब थोड़ा बहुत लाइट हो कि आप आराम से हाथ से टच कर सको, तब तीसी रख दो, तो 2-4 सेकंड में एक आध दो फुदकते हैं। लेकिन अगर वही तावा बहुत ज्यादा गर्म हो तब तीसी रख दो, तब तो वो फुदकना चालू कर देते हैं। या तब तीसी की कहानी छोड़ दो, आप नॉर्मल बाइक पे जा रहे हैं, सामान खरीदे, धूप में बाइक खड़ी कर दिए, उसके बाद फिर जब वापस बाइक पर बैठते हो तो क्या होता है, तुरंत उछलते हो ना, है। तो वही चीज है कि यानी जब चालक का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ने पर इंसान की गति बढ़ जाती है, वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो भी तेजी से जो है, जो धीरे धीरे टकरा रहे थे अब तेजी से टकराने लगेंगे। जब कोई चीज तेजी से टकराएगा तो उनके बीच जो समय लग रहा था तो समय कम हो गया ना, समय घट जाएगा, यानी कम समय में ज्यादा टक्कर। तो अगर समय कम हो जाएगा तो क्रांतिकाल जब कम हो जाएगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, गतिशीलता क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, ठीक। चलिए हेडिंग डालो ओम का नियम। ओम का नियम, ये 3 नंबर वाला प्रूफ करा रहे हैं, ठीक है, ये 3 नंबर वाला प्रूफ करा रहे हैं। चलो ओम के नियम
यहां तक सबका क्लियर है? बोलो। ओम के नियम पे बात करने से पहले यह बता दो कि यहां तक सबका क्लियर है? बोलो। जितना बताया यहां तक सबका क्लियर है ना? एक न्यूमेरिकल बताया और उसके साथ साथ गतिशीलता बताया, ठीक? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो, यदि हम किसी भी चालक, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, कोई पी क्यू, इसके सिरों के बीच मान लीजिए हमने क्या लगाया, एक विभवांतर लगाया। कितना विभवांतर लगाया? बैटरी लगा दी वी, ठीक है। मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई कितनी है? एल है। कितनी है? एल है, ठीक। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब है जिसे हम आराम से टच कर सकें, देख सकें, ठीक है, ये हमारी महसूस कर सकें, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे ये इसकी लंबाई हम देख रहे हैं, नाप भी सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं कितना मोटा है, कितना क्या है, कैसा है, ठीक है, और इसको हम टच करके ये भी फील कर सकते हैं कि ये तार गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी क्वांटिटियां हमारी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो इस चालक तार में जो बहने वाली धारा है वो चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, यानी जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे चालक में उतने ज्यादा धारा बहेगी, यही ओम का नियम है। तो चलिए स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था में एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, जैसे लंबाई, दाब, ताप, मोटाई इत्यादि, ठीक है, में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के, ये तो चालक में बहने वाली धारा आई चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात जो B है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? I के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं, या V = I × R, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का
प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर हम इनके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें सदैव सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख लो, यदि धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचा जाए, यदि धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो सदैव सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सदैव सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, सदैव सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए खींच के दिखा दें ग्राफ, बोलो, खींच के ग्राफ दिखा दें। इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है, मान लो इधर हमने ले लिया आई को, धारा को, और इधर ले लिया विभवांतर को। इनके बीच अगर आप ग्राफ खींचोगे तो हमेशा इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये जो रेखा है ये हमेशा जो अनुपात है किसका होगा, बी और आई का होगा। ठीक है, किसका होगा, वी और आई का। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इनके बीच आप जब भी ग्राफ खींचोगे हमें क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा ही मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो बेटा, यहां तक बात सभी का क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अब यहीं पे बात आती है ओमीय और अनओमीय परिपथ की। ठीक है, यही बात आती है ओमीय और अनओमीय परिपथ की, जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, ओमीय व अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। ठीक है, ओमीय अथवा अनओमीय परिपथ। ठीक, तो ओमीय परिपथ क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन करे। इसकी अगर हम बात करें, जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे। ठीक है, ओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक, और ओमीय परिपथ का अगर आप ग्राफ खींचोगे, इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे, ठीक, ग्राफ, ठीक है, किसका, ओमीय परिपथ का ग्राफ, ओमीय परिपथ का ग्राफ जो है, ठीक है, सदैव एक सरल रेखा मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। ठीक, यानी कि इस प्रकार से ये मान लो धारा आई और ये विभवांतर भी, इनके बीच ग्राफ खींचोगे इस प्रकार से सदैव एक सरल रेखा मिलती है। लेकिन यहीं अगर हम अनओमीय परिपथ की बात करें, किसकी, अनओमीय परिपथ की बात करें, तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो ओम के नियम का पालन ना करे, अनओमीय, जो ओम के नियम का पालन ना करे, पालन ना करे। ठीक, क्या कहलाता है, अनोमीय कहलाता है। और इसके बीच अगर आप ग्राफ खींचोगे तो हमेशा ये हमें सीधी लाइन नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, वक्र मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, वक्र मिलेगा। ठीक, अनोमीय परिपथ का ग्राफ,
अनओमीय परिपथ का ग्राफ सदैव, ठीक है, वक्र मिलता है। क्या मिलता है? वक्र मिलता है, यानी इसमें सीधी रेखा नहीं मिलती। अगर हम विभवांतर और धारा, मान लो ये I है और ये आपका B है, इसके बीच ग्राफ खींचे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। हमें ये देखो, ओमीय में क्या होता है? सरल रेखा मिलती है, और अनओमीय में क्या होता है? सरल रेखा नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलता है? वक्र मिलता है। क्या मिलता है? वक्र मिलता है, ठीक है। तो जहां पे आपको ग्राफ इस तरीके से मिले, वक्र मिले, तो ये किस टाइप का परिपथ होता है? अनओमीय परिपथ होता है। और जिस परिपथ में ग्राफ आपको इस तरीके से मिले सीधी रेखा के रूप में, ये क्या होता है? ओमीय परिपथ होता है, ठीक है। और ये वाले जो ग्राफ होते हैं ये ओम के नियम का पालन करते हैं, और ये वाले जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आई आप सबको? क्लियर हुआ यहां तक? बोलो, यहां तक आप सबका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? या है कोई समस्या? बोलो, कोई समस्या है? नहीं? अब इसके आगे और भी चीजें हैं, ठीक। क्या है? जैसे कि आपकी विद्युत प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव है, ठीक है, विद्युत चालकता है, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अब डेफिनेशन है, लेकिन उससे पहले आपका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बच रहा है, और वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका क्या है? धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या ओम के नियम को सिद्ध कीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ओम का नियम पूछा जाएगा तो आप ये चीज लिखोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओम के नियम में ये चीज लिखोगे जो अभी हमने आपको लिखवाया, ठीक है। और जब आपसे धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप ये लिखोगे जो करवाने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ, धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ठीक। धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ये अगर पूछा जाएगा तो ये सीधे आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको समझने से पहले एक बार बेटा आप सभी लोगों को ये चीज रिवाइज कर लेना होगा। क्या? इससे पहले के लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब चूंकि हम ये प्रूफ आपको पहले करा चुके हैं तो इसलिए अब यहां पे ये प्रूफ हम आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। इस चीज का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज का हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि ये चीज हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जो चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं तो ये चीज आप जान रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्या करिए, एक बार क्या करिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। इसका आप सभी लोग फटाक से जो है रिवीजन कर लीजिए, जिससे ये चीज आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको प्रूफ करने से पहले ये वाला चीज भी आप प्रूफ करोगे, डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा नंबर पर। अगर 4 नंबर में रहेगा, ठीक है, 3 नंबर में रहेगा, अगर ये चीज 3 नंबर में पूछा जाएगा कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के आधार पर ओम का नियम, ठीक है, संबंध के आधार पर ओम का नियम, तब आप डायरेक्ट यूज कर लोगे। अगर संबंध के आधार पर नियम नहीं पूछा गया तो सबसे पहले संबंध निकालना पड़ेगा, फिर जो है नियम, ठीक है। आगे बात समझ में? तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, कल वाले सेशन में जाकर, कल ये भी हमने पढ़ाया है, तो कल वाले सेशन से इसको जो है एक बार हल्का सा क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ठीक है।
तो आज के लिए बेटा यहीं तक, और जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए, अगर किसी टॉपिक में आपको समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और जो भी बच्चे बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।